एक मशहूर कहावत है, द डेविल इज इन द डिटेल्स, यानी शैतान हमेशा बारीकियों में छिपा होता है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, वो इस कहावत को पूरी तरह से सच साबित करता है। हमारे सामने द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही तीखा और विश्लेषणात्मक लेख है। यह लेख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बदलकर एक नए प्रस्तावित कानून, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम या वीबीबीजीआर एक्ट को लाने की कोशिशों का विश्लेषण करता है। ये चर्चा खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गवर्नेंस, पॉलिसी और अधिकार आधारित दृष्टिकोण से जुड़े कई पेचीदा पहलू हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय के हर पक्ष को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जटिल विषयों को आसान भाषा में आप तक लाते रहें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट्स में पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली नजर में सरकार और कुछ एक्सपर्ट्स का दावा बहुत आकर्षक लगता है। वो कह रहे हैं कि वीबीग्राम जी एक्ट मनरेगा का एक अपग्रेडेड बेहतर वर्जन है। और सबसे बड़ी हेडलाइन क्या बनाई जा रही है कि काम की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सुनने में तो एक शानदार सुधार लगता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो शैतान सामने आता है जिसकी बात आप कर रहे थे। लेख सीधे वीबी ग्राम जी एक्ट के सेक्शन 5(1) पर उंगली रखता है, जिसमें एक स्विच ऑफ क्लॉज है। स्विच ऑफ क्लॉज? हाँ, ये क्लॉज कहता है कि रोजगार की ये गारंटी राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है, मतलब ये गारंटी हर जगह हर समय लागू नहीं होगी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा मतलब है कि ये तय करने की पूरी पावर केंद्र सरकार के पास होगी कि ये गारंटी कहाँ लागू करनी है और कहाँ नहीं, कब लागू करनी है और कब नहीं। अरे, ये तो गारंटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही कमजोर कर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं आपको काम की गारंटी तो दूं, लेकिन साथ में ये भी कह दूं कि मैं जब चाहूं ये तय कर सकता हूं कि आपको काम पर बुलाना है या नहीं। ये तो कोई गारंटी हुई नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने आपको नौकरी का ऑफर लेटर दिया, लेकिन उसमें छोटे अक्षरों में लिख दिया कि कंपनी जब चाहे आपको ऑफिस आने से मना कर सकती है। एग्जैक्टली। तो फिर इस 125 दिन के आंकड़े का क्या मतलब रह गया? यही तो लेख का मूल तर्क है। मजे की बात तो ये है कि लेख बताता है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्य तो मनरेगा के मौजूदा ढांचे में ही 125 दिन का काम दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इसके लिए उन्हें किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिर्फ 125 दिन का आंकड़ा दिखाकर एक पूरे के पूरे कानून को बदलने का तर्क बहुत खोखला नजर आता है। ये एक अधिकार आधारित कानून से एक विवेकाधीन योजना की ओर बढ़ना लगता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये 125 दिन वाला दावा तो उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अब आते हैं सरकार के समर्थकों के दूसरे बड़े दावे पर। कहा जा रहा है कि नए एक्ट में पुराने अयोग्यता प्रावधानों यानी डिसएंटाइटलमेंट प्रोविजंस को हटा दिया गया है, जिनकी वजह से मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाता था। ये क्या मामला है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बात को बड़ा सुधार बनाकर पेश किया जा सकता है। देखिए, जब मनरेगा कानून बन रहा था तो एक बहुत छोटी सी चिंता जताई गई थी। क्या चिंता थी? चिंता ये थी कि शायद कुछ लोग सिर्फ बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए काम के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन काम करने का उनका कोई इरादा न हो। अच्छा, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया था? इससे बचने के लिए एक मामूली सा नियम जोड़ा गया था। नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति काम के लिए आवेदन करता है और उसे काम ऑफर किया जाता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है, तो उसे अगले 3 महीनों के लिए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात थी? तो क्या ये नियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था? क्या इसकी वजह से बहुत से मजदूरों को भत्ता नहीं मिल रहा था? बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे मजेदार बात है। लेख साफ कहता है कि पिछले लगभग 20 सालों में ये समस्या कभी जमीन पर उतरी ही नहीं। ये एक काल्पनिक चिंता थी। मतलब इस नियम का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? लगभग कभी नहीं। ये पूरी तरह से एक बेअसर प्रावधान था। कमाल है। मतलब एक ऐसा नियम जो पहले से ही इस्तेमाल में नहीं था, उसे हटाकर एक बड़े सुधार की तरह पेश किया जा रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि आप उस खिड़की को साफ करने का क्रेडिट ले रहे हैं जो पहले से ही साफ थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मार्केटिंग की मिसाल है। एक ऐसी चीज को हटाना जिसका कोई वजूद ही नहीं था और उसे मजदूरों के पक्ष में एक बड़ी जीत की तरह दिखाना। ठीक है, तो ये अयोग्यता वाला दावा भी हवा हवा ही निकला। लेकिन सरकार के तर्कों में सिर्फ यही एक बात तो नहीं होगी। मैंने पढ़ा है कि फंडिंग के तरीके में एक बड़े बदलाव की बात हो रही है।
ये मांग संचालित यानी डिमांड ड्रिवन से मानक फंडिंग यानी नॉर्मेटिव फंडिंग का बदलाव, ये सुनने में बहुत एकेडमिक लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मांग संचालित मॉडल एक ऑन डिमांड सर्विस या कह लीजिए एक पोस्टपेड मोबाइल प्लान की तरह है। पोस्टपेड प्लान? हाँ, जितने लोगों को काम चाहिए, जितनी मांग होगी, सरकार को उतना फंड देना ही होगा। ये कानून की मजबूरी है। यही तो मनरेगा की आत्मा है, काम का अधिकार। अच्छा, और ये मानक फंडिंग? मानक फंडिंग एक प्रीपेड मोबाइल प्लान जैसा है। केंद्र सरकार राज्यों को साल की शुरुआत में एक फिक्स्ड बजट, एक तय रकम दे देगी। अब अगर उस राज्य में काम की मांग उस बजट से ज्यादा हो गई तो फंड खत्म। बिल्कुल, राज्यों के हाथ बन जाएंगे। लेख में आलोचक इसे ही एक बजट कैप कह रहे हैं, जो रोजगार की गारंटी पर पीछे के दरवाजे से एक सीमा लगा देगा। एक मिनट, लेकिन क्या सरकार का ये तर्क सही नहीं हो सकता कि कुछ अमीर राज्य मनरेगा का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और इस मानक फंडिंग से बिहार जैसे गरीब राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा? क्या इस तर्क में कोई सच्चाई है? ये एक बहुत ही कॉमन तर्क है, लेकिन लेख में दिए गए आंकड़े इस कहानी को पूरी तरह से नकारते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मनरेगा के इस्तेमाल और किसी राज्य के अमीर या गरीब होने में कोई सीधा संबंध नहीं है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हम बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ जैसा एक गरीब राज्य मनरेगा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। वही तमिलनाडु, जो एक अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है, वो भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ बिहार, जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से है, वहाँ मनरेगा का उपयोग बहुत कम है। और गुजरात, जो एक अमीर राज्य है, वहाँ भी इसका उपयोग कम है। तो पैटर्न साफ है। मनरेगा का इस्तेमाल राज्य की प्रशासनिक इच्छा शक्ति, जागरूकता और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने की क्षमता पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ गरीबी के स्तर पर। तो ये एक और डिटेल है जिसमें वो शैतान छिपा है। पहले गारंटी पर स्विच ऑफ का कंट्रोल और अब फंड्स पर कैप। पैटर्न तो साफ दिख रहा है। लेख के मुताबिक अगर सरकार वाकई गरीब राज्यों की मदद करना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? लेख एक बहुत सीधा समाधान सुझाता है। अगर बिहार जैसे राज्यों में मनरेगा का उपयोग बढ़ाना है तो वहां बजट पर सीमा लगाने की बजाय मनरेगा की मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, ताकि वो मजदूरों के लिए ज्यादा आकर्षक हो। सही बात है। बजट को कैप करना तो समस्या का समाधान नहीं, बल्कि गारंटी को ही कमजोर करना है। चलिए अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नए एक्ट को एक और तरीके से बेचा जा रहा है कि इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे सारे लीकेज बंद हो जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इरादा तो अच्छा लगता है, लेकिन लेख यहाँ भी जमीनी हकीकत की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि मनरेगा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जियो टैगिंग, डिजिटल अटेंडेंस, ये सब सालों से चल रहा है। और इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है? मिला जुला रहा है, कोई शानदार नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं, और कुछ मामलों में तो टेक्नोलॉजी ने नई समस्याएं पैदा कर दी हैं। लेख 2017 का एक उदाहरण देता है, जब तकनीकी खामियों की वजह से हजारों मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खातों की जगह सीधे एयरटेल पेमेंट बैंक के वॉलेट्स में चली गई थी, बिना उनकी जानकारी के। क्या जी, अब सोचिए, एक गरीब मजदूर जो अपनी दिहाड़ी का इंतजार कर रहा है, उसे पता चलता है कि उसका पैसा कहीं अटक गया है। वो निराश होता है, सिस्टम से उसका भरोसा उठता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका भ्रष्टाचार से क्या लेना देना है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और बारीक बात सामने आती है। जब मजदूरों का भरोसा आधिकारिक सिस्टम से उठ जाता है, तो वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। लेख बताता है कि ऐसी निराशा में मजदूर कभी-कभी उन्हीं भ्रष्ट बिचौलियों के साथ सहयोग करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनसे ये टेक्नोलॉजी उन्हें बचाने वाली थी। कैसे? बिचौलिया उनका जॉब कार्ड, उनका बैंक खाता अपने कब्जे में ले लेता है और किसी तरह सिस्टम का दुरुपयोग करके फंड्स निकाल लेता है और मजदूर को उसका एक छोटा हिस्सा दे देता है। कम से कम कुछ तो मिला, इस सोच के साथ मजदूर चुप रह जाता है। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी जिससे समाधान होना था, वो खुद एक नई तरह की समस्या और भ्रष्टाचार का कारण बन सकती है अगर उसे ठीक से लागू ना किया जाए। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। बिल्कुल। और लेख का निष्कर्ष यही है कि वीबी ग्राम जी एक्ट इन पुरानी विफलताओं से सीखने की बजाय आंख बंद करके टेक्नोलॉजी को एक जादुई छड़ी की तरह पेश कर रहा है, जो कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आप जानते हैं, जब मैं इस लेख को पढ़ रहा था
तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। लेख एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है कि इस नए एक्ट के कई प्रावधान, जिन्हें बड़े सुधारों की तरह पेश किया जा रहा है, वो असल में पुराने मनरेगा एक्ट से सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किए गए हैं। हाँ, और लेख इसके दो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देता है। पहला, एक प्रवक्ता का दावा है कि वीबी ग्राम जी एक्ट मजदूरी में देरी की समस्या को खत्म कर देगा, क्योंकि इसमें साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है। ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह प्रावधान शब्दशः वर्ड फॉर वर्ड मनरेगा एक्ट से उठाया गया है। वहां भी यही लिखा है। कमाल है। मतलब जो प्रावधान पहले से ही मनरेगा कानून में शब्दशः लिखा हुआ है, उसे एक नए एक्ट में डालकर सुधार की तरह पेश किया जा रहा है। ये तो सीधे सीधा मार्केटिंग है, पॉलिसी नहीं। दूसरा उदाहरण क्या था? दूसरा उदाहरण सोशल ऑडिट का है। दावा किया जाता है कि वीबीजी-आरएजी का सेक्शन 20 सोशल ऑडिट को मजबूत करता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह भी लगभग मनरेगा के सेक्शन 17 की ही नकल है। कोई खास नयापन नहीं है। तो लेख का सार यही है कि इन दावों में कोई ठोस दम नहीं है। ये सिर्फ एक रीपैकेजिंग की कवायद है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। अगर हम लेख के विश्लेषण को देखें तो 125 दिन की गारंटी एक स्विच ऑफ क्लॉज के साथ आती है। अयोग्यता वाले नियम को हटाना एक बेमतलब का सुधार था। नया फंडिंग मॉडल फंड्स पर एक सीमा लगा सकता है। टेक्नोलॉजी का समाधान पुरानी गलतियों को नजरअंदाज करता है और कई नए सुधार असल में पुराने कानून की नकल हैं। तो फिर इस पूरे बदलाव का असली मकसद क्या नजर आता है? लेख एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार गारंटी को मजबूत करना नहीं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम का नियंत्रण और इसका श्रेय पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित करना है। अच्छा। लेखक इसकी तुलना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ करते हैं, जिसे बाद में प्रधानमंत्री की अलग-अलग योजनाओं के एक समूह के रूप में रीब्रांड कर दिया गया था। मतलब ये एक राजनीतिक कदम ज्यादा है और नीतिगत सुधार कम। लेख का इशारा तो यही है। इस पूरी प्रक्रिया में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, रोजगार की कानूनी गारंटी और मजदूरों के अधिकार, वो कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही हैं। एक अधिकार आधारित ढांचे को एक सरकारी योजना में बदला जा रहा है, जहां सरकार की मर्जी चलेगी, नागरिक के अधिकार की नहीं। ये सच में एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर वो विचार कर सकते हैं। जब एक स्थापित कानून पर आधारित अधिकार के ढांचे को, जिसमें नागरिक सरकार से मांग कर सकता है, एक नई सरकारी योजना के रूप में फिर से पेश किया जाता है, तो इसके गहरे राजनीतिक और प्रशासनिक मायने क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ नाम और क्रेडिट बदलने की एक कवायद है, या ये शासन के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है, जहां नागरिक के अधिकार की जगह सरकार का एहसान ले लेता है? इस पर जरूर सोचिएगा।